तो दोस्तों आज हो गया 25 जुलाई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आप चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को फिर से हासिल करने की वकालत करते हुए सिंह ने कहा कि यह भारत का हिस्सा है और इस देश का हिस्सा बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पर बुरी नजर डालने वाला कोई भी हो, भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि कोई युद्ध हुआ तो भारत विजेता बनकर उभरेगा। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले एक हफ्ता के अंदर दोनों दलों के बीच 4 मुद्दों पर तकरार हो चुकी है। रविवार को भी ये जंग थमी नहीं। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा हैक करने का आरोप लगा दिया है। इसके बाद कार्यक्रम तो हुआ लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं हुए और मंच पर उनकी कुर्सी खाली पड़ी रही। आपको बता दें कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मैसेज भी भेजा था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र एजेंसियां उनकी पार्टी नेताओं के खिलाफ काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी को लेकर दिए बयानों के मामले में कथित तौर पर कांग्रेस नेता पवन खेरा, जयराम रमेश, नेता दिसूजा के साथ ही साथ कांग्रेस को कानूनी नोटिस भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक नेताओं से ईरानी ने लिखित में बिना शर्त माफी मांगने और अपने आरोपों को तत्काल वापस लेने के लिए कहा है। आपको बता दें कि शनिवार को कांग्रेस नेता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा कि उनकी 18 साल की बेटी के नाम पर बाढ़ चलाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा लें। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर हमला बोला है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 2024 में किसी भी दल के साथ मिलकर गठबंधन करने में कोई परहेज नहीं है। बसपा के साथ मिलकर राजनीति कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया है कि सपा और सुभाषपा में दोनों तरफ से तलाक हो चुका है। महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रकांत पाटिल की बात की तारीफ करते हुए संजय राउत ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने रविवार को कहा है कि शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का दोहरा रवैया देखकर लगता है कि इसका आधार मजबूत नहीं है और ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। संजय राउत ने कहा है कि शिंदे सरकार अपने अंतर विरोध के चलते ही गिर जाएगी। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह लाउड स्पीकर पर तारीख नहीं देंगे, लेकिन ये सरकार निश्चित रूप से लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मायावती ने कहा है कि यूपी में ताजा चर्चित राजनीतिक उठापटक सरकारी भ्रष्टाचार का नमूना है। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने ये भी देख लिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में किस प्रकार का खेल हुआ। ये एक धंधा बन गया है। राज्य सरकार को मजबूर होकर इसका खुलासा करना पड़ा। हालांकि बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास लगातार जारी है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने रविवार को गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक में ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उनसे कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने और राज्य में कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने को कहा है। 4 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। संसद के सत्र के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावरकर और गोवलकर की नीति पर काम कर रहे हैं। उसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया है। अपने इस आरोप पर तर्क देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी पर दुकान ठेला लगाने वालों को लोन दिया जाता है। आरटीआई जवाब में जानकारी मिली है कि 32 लाख लोगों में से सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को लोन दिया जाता है। लोग पूछते हैं कि मजलिस का अगर उम्मीदवार जीत जाएगा तो क्या होगा। मैं उनसे कहता हूं कि तुमने 25 साल से क्या उखाड़ लिया जो आज मजलिस से पूछ रहे हो। तुमने क्या कौन सा काम किया बताओ। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार डॉलर का रुपया 80.7% पार। निर्यात 18.2 और आयात 80-82 से बाहर। क्या कंट्री सस्टेन करेगी?
क्या आम आदमी आत्महत्या नहीं करेंगे? 93% कर्ज से हम हिंदुस्तानी लग चुके हैं। 113 श्रीलंका, जो सबसे छोटा देश, और 93 भैया महिलाओं को चुप करिए, सुनिए, ये कर्ज क्या है? ये कर्ज भारत पे नहीं है, ये कर्ज खरे जितने लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे जज, चाहे सीएम हो या एमएलए एमपी, इनको क्या मतलब एमएलए एमपी को? इनको पेंशन है, और वो पेंशन आपके बाप दादे के पैसे। 74 करोड़ रुपया बिहार में पेंशन बढ़ता है महीना, 74 करोड़। इसको किस बात की चिंता है? ये 1150 रुपये में आपके ही खून चूस कर इनको गैस सिलेंडर खरीदने की औकात है। क्या आपने कभी सोचा मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के ऊपर और मिडिल क्लास के नीचे? पहला आप ये सोचिए, हिंदुस्तान में 1.5% लोगों के पास सारी सुविधा। इसको जीएसटी से मत देखिए, इसको 5% से मत देखिए, इसको देखिए एजुकेशन पर 12%। इसी नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन के सामान पर टैक्स लगाया था, अब 18 कर दिया। इसको देखिए हेल्थ, 8% हेल्थ पर मोदी ने टैक्स बढ़ा दिया। इसको आटा चावल से मत देखिए, इसको देखिए मुढ़ी से, इसको देखिए मखान से। मैदा पर टैक्स नहीं लगी, क्योंकि मैदा मिल में नहीं पिसाते, ये कॉर्पोरेट के घर में होता। टैक्स सिर्फ आटा पे लगा है, क्योंकि ये आम आदमी खाता। पेंसिल पे, धनिया पे,